गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने मैकेनिज्म ऑफ रीजनरेशन शुरू करा था, जिसमें हमने मॉर्फोलॉजिकल इवेंट्स ड्यूरिंग रीजनरेशन पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम हिस्टोलॉजिकल इवेंट्स ड्यूरिंग रीजनरेशन पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट स्टेप है डी डिफ्रेंशिएशन फेज। Fibroblast like cells of blastema derive from mature epidermis and from internal tissue, that is differentiated muscles, nerve and cartilage together with connective tissue through a regressive process called de-differentiation. The differentiated cells of the blastema morphologically become undifferentiated cells and give the appearance to embryonic cells. यानी कि इसमें जो ब्लास्टिमा होता है वो मेच्योर एपिडर्मिस और जो मसल सेल्स, नर्व सेल्स और जो कार्टिलेज सेल्स होती हैं या जो कनेक्टिव टिश्यू के साथ मिलकर के ये अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होती हैं। इनमें डिफ्रेंशिएशन नहीं पाया जाता है और ये सारी अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स मिलकर ब्लास्टिमा डिराइव करती हैं। और ये जो सेल्स होती हैं गिव द अपीयरेंस टू एम्ब्रियोनिक सेल्स। इन ब्लास्टिमा द मॉड्यूलेटेड कार्टिलेज, मसल एंड अदर सेल्स having been mixed together subsequently sort out according to their type, that is like and also transform to resemble the new configuration of the developing limb structure. Next process आता है proliferation। इस प्रोलिफेरेशन में क्या होता है, जो ब्लास्टिमा होता है वो एक सर्टेन साइज ले लेता है और उसके बाद उसमें डी डिफ्रेंशिएशन स्टॉप हो जाता है। और जब डी डिफ्रेंशिएशन स्टॉप हो जाता है तो जो ब्लास्टिमा की सेल्स होती हैं उस रीजन में उसमें माइटोसिस स्टार्ट हो जाता है और प्रोलिफेरेशन स्टार्ट हो जाता है, जिससे जो ब्लास्टिमा है उसका साइज बढ़ता जाता है और फिर कुछ समय तक बढ़ने के बाद वो रुक जाता है। नेक्स्ट स्टेप आता है फेज ऑफ रीडिफ्रेंशिएशन एंड मॉर्फोजेनेसिस। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द डी डिफ्रेंशिएशन फेज द एस्टेब्लिश्ड ब्लास्टिमा एंटर्स द ग्रोथ फेज। जब इसमें डी डिफ्रेंशिएशन फेज कंप्लीट हो जाता है तो ये इसके बाद ब्लास्टिमा जो होता है वो ग्रोथ फेज में एंटर करता है और जब उसकी ग्रोथ रुकती है तो ये जो सेल्स होती हैं ये डिफ्रेंशिएटेड होने लग जाती हैं कार्टिलेज, मसल सेल्स एटसेट्रा में, और जिससे ये एक लिम्ब को बनाना शुरू करती हैं। सेल्स सॉर्ट आउट अकॉर्डिंग टू देयर टाइप टू रिप्लेस एंड पार्ट ऑफ विच द लिम्ब डिप्राइव्ड, thus ब्लास्टिमा फाइनली डिफ्रेंशिएट्स डायरेक्टली इनटू मसल्स, बोन एंड स्किन ऑफ लिम्ब। यानी कि अब जो ये रीडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होती हैं ये टूटे हुए टिश्यूज़ और ऑर्गन का निर्माण करना शुरू करती हैं और ये डिपेंड करती है कि किस टाइप की रिप्लेस के लिए ये सेल्स बनी हैं और उस ऑर्गन को ये बनाना शुरू करती हैं। और आंतरिक तौर पर जो टिश्यू का प्रोसेस होता है, टिश्यू जो बनते हैं उनकी क्रिया भी स्टार्ट हो जाती है और इस तरह से जो ब्लास्टिमा होती है फाइनली डिफ्रेंशिएटेड होकर के डायरेक्टली मसल सेल्स, बोन सेल्स और स्किन की जो सेल्स होती हैं वो बनाते हुए लिम्ब को डेवलप करती हैं या लिम्ब का रीजनरेशन होता है। ये जो रीडिफ्रेंशिएशन होता है इसका रेट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, एनिमल के साइज़ पे डिपेंड करता है, एनिमल की एज पे डिपेंड करता है और जो घाव होता है उसके साइज़ पर भी डिपेंड करता है। साथ ही जो अलग अलग स्पीसीज़ होती हैं उनमें भी रीडिफ्रेंशिएशन का रेट अलग अलग हो सकता है। ये जो टाइप्स ऑफ रीडिफ्रेंशिएशन होता है ये दो तरह का होता है, मेटाप्लासिया और मॉड्यूलेशन। मेटाप्लासिया जो रीडिफ्रेंशिएशन होता है उसमें क्या होता है कि जब कोई ऑर्गन टूटता है और उसके बाद उसमें सेल्स जब डी डिफ्रेंशिएटेड होती हैं और डी डिफ्रेंशिएटेड होकर के ब्लास्टिमा का निर्माण करती हैं और फिर बाद में उसमें रीडिफ्रेंशिएशन होता है। अब जब रीडिफ्रेंशिएशन होता है तो जो रीडिफ्रेंशिएटेड होने वाली जो सेल्स होती हैं वो अपने ओरिजिन सेल्स से परिवर्तित हो जाती हैं और दोबारा से रीडिफ्रेंशिएटेड होती हैं, तो उसको मेटाप्लासिया कहते हैं। जैसे जो कार्टिलेजिनियस सेल्स होती हैं उनका अगर बोनी सेल्स में
रीडिफ्रेंशिएशन हो जाए तो वो मेटाप्लासिया कहलाता है, यानी कि जो उनके ओरिजिन सेल्स हैं उनसे ये डिफरेंट सेल में रीडिफ्रेंशिएटेड हुई हैं। और दूसरा है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन में भी इस तरह से होता है कि जब कोई ऑर्गन टूट जाता है और उसके बाद जो सेल्स डी-डिफ्रेंशिएटेड होकर के ब्लास्टिमा बनाती हैं और फिर उसमें दोबारा से रीडिफ्रेंशिएशन होता है, तो अब जब रीडिफ्रेंशिएशन होता है तो जो सेल्स रीडिफ्रेंशिएट हो रही हैं वो अपनी ओरिजिन सेल के समान ही परिवर्तित हो जाती हैं, तो उसको हम मॉड्यूलेशन रीडिफ्रेंशिएशन कहते हैं। नेक्स्ट इज physiological processes involved in regeneration. In the first stage of regeneration, predominantly catabolism, and in the second period anabolism dominate as far as regenerating animals physiological state is concerned. इसमें जब रीजनरेशन हो रहा होता है तो उसमें फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है। फर्स्ट होता है कैटाबॉलिक फेज एंड सेकेंड इज एनाबॉलिक फेज। Catabolic phase. The period is also known as destructive metabolic stage, in which there is considerable de-differentiation of adult tissues at the beginning of regeneration. जब रीजनरेशन हो रहा होता है तो इसमें रीजनरेशन में जब प्रोसेस रीडिफ्रेंशिएशन होता है तो उस समय डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिक स्टेज आती है और ये कैटाबॉलिक फेज में ही होता है। दिस पीरियड इज ऑफ ग्रेटर सिग्निफिकेंस इन यूरोडेला एम्फीबियंस। इन दिस स्टेज अब्रप्ट इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स टेक्स प्लेस टिल 11th day, which result into de-differentiation of parts of the healthy tissue adjacent to the wound surface. इसमें जब रीजनरेशन प्रोसेस होता है तो रीजनरेशन प्रोसेस के दौरान जब ब्लास्टिमा बनता है तो उसमें बहुत सारी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि सेल्स और टिश्यू के डी डिफ्रेंशिएशन के कारण होती हैं। इस समय डिफरेंट प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं और ये कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के कारण इनमें अमीनो एसिड्स की जो संख्या होती है वो डबल हो जाती है और प्रोटीन में भी कई चेंजेस देखने को मिलते हैं। और इसी तरह द रेस्पिरेटरी क्वाइटेंट आरक्यू जो वैल्यू होती है इन द रीजनरेटिंग टिश्यू फॉल्स अब्रप्टली, विच इज़ अ साइन ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन इन द टिश्यू। यानी कि टिश्यू में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होने के कारण इसमें जो आरक्यू का रेट होता है वो भी कम हो जाता है। और फिर जो ब्लास्टिमा के बनने से पहले लैक्टिक एसिड की भी मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन जैसे जैसे जब इसमें रीडिफ्रेंशिएशन होता है तो लैक्टिक एसिड और आरक्यू का जो रेट है, जो उसका मान है, वो धीरे धीरे सामान्य हो जाता है और जो ऑक्सीडेशन रेट जो है, ऑक्सीडेशन का जो यूज़ है वो भी बढ़ने लगता है, जिससे वो एक नॉर्मल लेवल में आ जाता है। In the regenerating cells, lowering pH in the tissue of blastema which slowly rise to normal level. Next is anabolic phase. This phase is characterized by an increase in oxidation, increase in RQ, decrease in the amount of free acid groups and of lactic acid, richness of cytoplasmic RNA, increase in the size of nuclei in cells participating in regeneration. अब जब रीजनरेशन होता है तो उसमें नेक्स्ट फेज आता है एनाबॉलिक फेज। इस फेज में क्या होता है कि जो पीएच है वो सामान्य हो जाती है और जो आरक्यू है उसका रेट बढ़ जाता है और जो लैक्टिक एसिड और जो एसएच ग्रुप होता है उसकी मात्रा कम होने लगती है और साथ में साइटोप्लाज्मिक आरएनए जो होता है वो बढ़ जाता है और इसके साथ साथ जो सेल्स पार्टिसिपेटिंग कर रही होती है रीजनरेशन में उनके न्यूक्लियाई का साइज भी बढ़ जाता है। Thus also known as the constructive stage of metabolism. तो इस स्टेज को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव स्टेज, जबकि हमने कैटाबॉलिक में क्या देखा था, वो डिस्ट्रक्टिव स्टेज थी जिसमें आरक्यू का रेट जो है वो कम हो रहा था। लेकिन एनाबॉलिक स्टेज में हम देखते हैं कि ये कंस्ट्रक्टिव स्टेज है मेटाबॉलिज्म की। साइमल्टेनियसली टिश्यूज रिलीज लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पोटेशियम आयंस और साथ साथ में जो पोटेशियम आयंस हैं वो भी ज़्यादा रिलीज होते हैं और जो सोडियम और जो क्लोराइड होते हैं ये कंजर्व्ड होते हैं, यानी कि इसमें जो सोडियम और क्लोराइड आयंस होते हैं वो टिश्यूज़ के द्वारा संरक्षित कर लिए जाते हैं और ये जो सभी
फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं ये एड्रिनल, थायराइड और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन आल्सो गेट अल्टर्ड ड्यू टू इंजरी एंड रीजनरेशन। तो इस तरह से जब रीजनरेशन प्रोसेस हो रहा होता है तो उसमें हमने देखा कैटाबॉलिक फेस आती है, और इस कैटाबॉलिक फेस में हमने देखा था कि ये एक तरह से डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिक स्टेज कहलाती है, और दूसरी फेस होती है एनाबॉलिक फेस, और ये जो एनाबॉलिक फेस होती है एक तरह से ये कंस्ट्रक्टिव स्टेज ऑफ मेटाबॉलिज्म कहलाती है। तो इस तरह से रीजनरेशन के दौरान फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं कैटाबॉलिक फेस एंड एनाबॉलिक फेस के द्वारा ये रीजनरेशन कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने हिस्टोलॉजिकल इवेंट्स ड्यूरिंग रीजनरेशन देखा, जिसमें डी डिफ्रेंशिएशन फेस, प्रोलिफेरेशन एंड फेस ऑफ री डिफ्रेंशिएशन एंड मॉर्फोजेनेसिस देखा। इसके साथ साथ हमने फिर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन रीजनरेशन में कैटाबॉलिक फेस और एनाबॉलिक फेस देखा। ओके, थैंक्स क्लास।